तो बिना किसी औपचारिकता के, और आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य की अवधारणा इतनी व्यापक और विशाल है। आप यूं अगर देखें तो इस देश में आप सब के पास ये सूचना होगी कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं सूची में शामिल हैं। यानी कम से कम उन 22 भाषाओं में तो साहित्य रचा ही जा रहा है जो भारतीय साहित्य है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास बोलियों की संख्या तो हजारों में चली जाएगी, और कोई भी ऐसी बोली आपको नहीं मिलेगी जिस बोली में कोई साहित्य न रचा गया हो। अगर आप सिर्फ हिंदी की बात करें तो हिंदी की 17 बोलियां हैं, और आप सबको मालूम होगा एक ज़माने में मध्यकाल में अवधी, ब्रज, बुंदेली, मैथिली, इनमें कितना साहित्य रचा गया। तो इस रूप में अगर देखें परिमाण की दृष्टि से तो वो अपरिमित साहित्य है जिसे हम भारतीय साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। अब उसका अतीत क्या था, उसका वर्तमान क्या है और उसका भविष्य क्या होगा, इस विषय पर जाहिर सी बात है कि ये 35 से 40 मिनट बहुत कम समय है इतने सारे वक्ताओं के लिए। बावजूद इसके ये सब इतने ही समय में आप सबसे अपनी बात रखेंगे, तो मैं सबसे पहले प्रमोद पांडे जी से आग्रह करता हूं कि शुरुआत आप करें। हेलो, नमस्कार। मुझे इस कार्यक्रम को मॉडरेट करना था, लेकिन जगन्नाथ जी प्रखर युवा समीक्षक हैं और हमको लगता था कि ये भूमिका वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। बहुत मजबूत पैनल है और इतने वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लेखक हैं। सर, मैं एक सामान्य पाठक हूँ, तो मैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस एक चीज़ मुझे शुरुआत करनी है, चूँकि टॉपिक इतना विशाल है कि इस पर दिन भर चर्चा हो सकती है। केवल कल पर ही दिन भर चर्चा हो सकती है। इसमें आज भी है और कल का भी साहित्य शामिल है, और केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं है, पूरा भारतीय साहित्य की बात होनी है। मुझे जब मैं साहित्य की कभी भी बात करता हूँ तो मुझे रामविलास जी का एक उद्धरण जो है बार बार याद आता है, और उसमें वो एक जगह कहते हैं कि अंग्रेज़ी कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य संसार की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा भी नहीं रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। तो मुझे बड़ा ये ज़बरदस्त कोटेशन लगा। भारतीय सुभाषित, शास्त्र, लोक में साहित्य की इतनी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुझे लगा कि अंग्रेजी साहित्य के बारे में, यूरोपियन साहित्य के बारे में रामविलास जी का ये कोटेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा मानना है कि चाहे कल हो या आज हो या कल हो, साहित्य की ये ताकत है कि हमेशा इसका चेहरा कुछ बदल सकता है, प्रविधि बदल सकती है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन साहित्य का मर्म जो है हमेशा व्याप्त रहेगा जब तक शब्द और अक्षर इस संसार में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब इसी विषय पर जाहिर सी बात है कि इसमें मैं अगर सवाल और वो सारे काम करने शुरू करूँगा तो समय ही जाया होगा। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि इसी विषय पर आप सब बात करेंगे, तो मैं ललित कुमार जी से आग्रह करूँगा कि भारतीय साहित्य कल, आज और कल, इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। थैंक यू बनारस लिटरेरी फेस्टिवल, थैंक यू अतुल जी। साहित्य की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है कि जो कल था वह आज भी है और कल भी रहेगा। पास्ट जो था वो प्रेजेंट में भी रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा। और इस टाइटल को देख के मुझे लगा यह बात बनारस के बारे में कही जा रही है कि जो बनारस कल था, जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है बनारस का, वही बात साहित्य पे भी अप्लाई होती है। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मैथिली मेरी मातृभाषा है, और यदि आप अलाउ करें मैं बस 5 से 6 मिनट लूँगा
और ये जो सवाल है कि किस तरह से बनारस में जो कल था वो आज है और कल रहेगा, और साहित्य में भी वही बातें कैसे दोहराई जाती हैं। एक समय था इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, मिथिला, लखनौती एंड बनारस वर द 3 मेजर सेंटर्स ऑफ लर्निंग. So there was a tradition in our part of Mithila, whenever a kid went to either Lakhnauti or Banaras, on his return, he was not allowed to enter the village straight away. First, an assembly of Pandits was called and an oral test was conducted. And once he passed the test, only then he was allowed to enter the village. And after passing the test, the title of Upadhyay was conferred on him. And when an Upadhyay's student passed a similar test, he was called Mahopadhyay. And when a Mahopadhyay's student passed a similar kind of test, then Upadhyay became Mahamahopadhyay. This is how examination used to be conducted. फिर अंग्रेज़ों का राज आया और उस वक्त काशी में क्वींस कॉलेज बना था, जहां हमारे यहाँ से मिथिला से बहुत सारे लोग पढ़ने आया करते थे, और उसी में से थे एक पंडित मुरलीधर झा, जिन्होंने क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की थी, और एक सोसाइटी बनी थी बनारस में मैथिल विद्वत समाज, जिसने मैथिली की एक पत्रिका निकाली थी, मिथिला मोद, जो दूसरी पत्रिका थी मैथिली में निकलने वाली। तो काशी और मिथिला का एक पुराना संबंध रहा है, और मॉडर्न टाइम्स में हम सब जानते हैं BHU का क्या रोल है मॉडर्न एजुकेशन को शेप करने में। और दरभंगा महाराज जिन्होंने खुद ही क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की थी, बाद में बहुत सारे पैसे दिए थे मदन मोहन मालवीय जी को काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करने में। तो जो हाल बनारस का है वही हाल साहित्य का भी है। अब मैं साहित्य पे आता हूँ बहुत क्विकली। जो मैंने कहा कि साहित्य में जो कल है आज है कल भी रहेगा। देखिए हमारे अंग्रेजी विभाग में, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक रोलां बार्थ के बारे में पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं कि लव के बारे में हर किसी ने लिखा है। सिंस एंशिएंट टाइम्स लव एंड वॉर हैव फैसिनेटेड पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। लेकिन आज भी दुनिया का सबसे बनाल, सबसे कॉमन प्लेस कोट जो है वो है आई लव यू। इससे ज़्यादा बनाल कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी हमें लगता है उसमें नयापन है। ऐसा इसीलिए लगता है कि लिटरेचर मेक्स अस सी थिंग्स अनन्यू। जो फैमिलियर चीज़ें हैं उसे ही नयापन के साथ दिखाया जाता है। और इसके बारे में एक अलेक्जेंडर पोप कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से 2 लाइन लिखी है। ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा, सिंस इट्स अ पैक्ड पैनल। वो कहते हैं विट के बारे में, विट एक क्वालिटी है जो वो कहते हैं कि पोइट्स में होना चाहिए। वो कहते हैं ट्रू विट इज़ टू नेचर एडवांटेज ड्रेस्ड what oft was thought but never so well expressed। कि साहित्यकार में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो ऐसे आइडिया जो कि कॉमन प्लेस हैं, जो कि बनाल हैं, उसे आप इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें कि लगे what oft was thought but never so well expressed। तो फॉर्म बड़ा मैटर करता है। हाउ डू यू टेल अ स्टोरी। कंटेंट्स तो वही रहेंगे, कॉमन प्लेस रहेंगे, इसलिए कालजयी रचनाओं में भी पुरानी थीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो टू कंक्लूड आई विल से दैट बनारस like literature had an eternal existence. Thank you. जो बनारस है वही साहित्य है, और जो साहित्य में है वह बनारस में आपको दिखता है। प्रवीण कुमार जी, जो विषय है उस पर आप अपनी बात रखें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गला खराब है। बनारस से ही शुरू करते हैं। तुलसीदास, मैंने मध्यकाल पढ़ा है, इसलिए बीते हुए कल में मैं मध्यकाल को रखता हूँ। प्राचीन भारत मैंने नहीं पढ़ा। तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस। कैकई से मंथरा कहती है कि तुम राजा से मांगो कि भरत को राज मिल जाए और राम को 14 साल का वनवास मिल जाए। तो कैकई शुरू में बहुत गालियाँ देती है मंथरा को। मंथरा एक वाक्य बोलती है, कौन रिप हो हमें कहानी, चेरी छोड़ का होइबे रानी। के महारानी कैकई, मैं तो नौकरानी हूँ। वर्ण व्यवस्था के बारे में वो कह रही है, शूद्र हूँ मैं। भरत राजा बने या राम, मैं तो नौकरानी थी और नौकरानी ही मरूंगी। कास्ट सिस्टम को लेके ये सबसे भयानक बात थी। ये मध्यकाल था जो बीता हुआ साहित्य है। वर्तमान काल में शमशेर कविता लिखते हैं, हम दर्द से करवट लेते हैं और सरकारें बदल जाती हैं। देखिए डेमोक्रेसी आती है तो चीज़ें कैसे बदलने लगती है। ये चेंज है
लिटरेचर का। या फिर निराला लिखते हैं, आज अमीरों की हवेली, गरीबों की होगी पाठशाला, और जाति सूचक नाम लेते हैं कि नाई धोबी कुर्मी पासी खोलेंगे किस्मत का ताला। ये हमारे वर्तमान का लिटरेचर है। सोशल जस्टिस के साथ आएगा, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आएगा, समानता के साथ आएगा। भविष्य का साहित्य कैसा होगा, उसकी एक वानगी एक कवि की कविता से शुरू करता हूँ। उसने कविता लिखी, अभी जीवित हैं और जवान भी हैं माशाल्लाह। ईसा बुद्ध महावीर से कागजात मांग कर देखे, तब पहुंचा निष्कर्ष पर कि दुनिया की सारी नदियां औरतों के रोने से बनी हैं। ये चेंज है। अभी तक हम जानते थे कि ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है। आप इस रूपक पे जाइए कि ये चुनाव हमारी आज की देन है। साहित्य कैसे बदला, भविष्य कैसा होगा साहित्य का, बेहद संघर्षपूर्ण। जिस साहित्य के आंखों में अपने समय के सपने ना हो, धूल ना हो, संघर्ष ना हो, वो साहित्य प्रमाणिक नहीं होगा। तो भविष्य का साहित्य कैसा होगा, वो गांधी जी की तरह होगा, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था कि जब तक अंतिम आदमी के आंखों में आंसू है, यह आज़ादी अधूरी है। हमारा साहित्य उस आंसू को पोंछने वाला होगा, लड़ने वाला होगा, अधिकार दिलाने वाला होगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत कम समय में, कम शब्दों में आपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के संदर्भ से बात की। अब मैं गौरीनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहें। धन्यवाद आयोजकों को। ये बड़ी अच्छी प्रवीण जी ने बात, लगता है बहुत कम शब्दों में एक मार्के की बात कही कि ये साहित्य कल और आज और कल के बारे में। मुझे लगता है मैं इसी को दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो साहित्य में हमेशा से जो है जो लिखा जाता रहा, चाहे वो नरसंहार जो हो या महाभारत में आप ले लें, वहाँ जो लाशों की झड़ी लगी है युद्धों में, सब जगह मुहब्बत लिखने की एक कोशिश होती रही है। उसी को अपने अपने समय में सारे रचनाकार जो है हर भाषा में, दुनिया की तमाम भाषाओं में उसको जो है अपने समय के जो तनाव रहते हैं, उस समय की जो चुनौतियां रहती है, उस चुनौतियों के बरक्स जो है उसको जज करते हैं कि वो मुहब्बत किस तरह लिख पाएंगे, कैसे उस समय संभव हो। क्योंकि आप जब देखेंगे उस समय की जो चुनौतियां थी, जब राज काज के लिए अपने भाई को जो है, बाप बेटे को जो है, बेटे बाप को जो है मार देता था, उस समय के लेखक उस आधार पर रामायण महाभारत के लोगों ने उस चिंता को जो है केंद्र में रख करके मुहब्बत कैसे, भाईचारा कैसे कायम रहे। आज जब हमारा समय है जिसमें यहाँ संस्कृति की, यहाँ बनारस की संस्कृति की बार बार संस्कृति आई थी। मुझे लगता है बनारस की पहचान एक संस्कृति के रूप में नहीं, संस्कृतियों की है। वहाँ बहुत सी संस्कृतियाँ हैं, वहाँ बहुलता की संस्कृतियाँ। यहाँ जो है हमारा जो देश है यह अनेक रंगों के, हजार रंगों के फूलों के जो स्वागत करने का है, खिलते हैं, उनको जो है महत्व देने का है। यहाँ एक रंग के फूल की बात जब करेंगे तो वहीं से जो मोहब्बत पर जो है खतरे वहीं से आएंगे। बहुत से लोग हैं जो कि आज जो है किसी की जाति को देख करके, किसी के पहनावे को देख कर, कपड़े तक देख करके कहते हैं कि उसको पहचान जाते हैं। जब तक ये इस तरह के जो पहचान के जो है, इस तरह के जो संकट रहेंगे तो वो मोहब्बत पर, वो भाईचारे पर खतरे आएंगे। और ये आप देखिए, अभी बात हो रही थी फिलिस्तीन और इजराइल की, क्या हो रहा है। इसी मोहब्बत, उसको इजराइल के पास तकनीक है, उनके पास अस्त्र है, उसके लिए प्रयोग के लिए ये प्रयोग स्थल, ये फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन बस उसके लिए प्रयोग उसका होगा तभी बाजार में, तभी हम आप उसको खरीदेंगे उस अस्त्र को। दुनिया में यही हो रहा है। तो उसको एक कोशिश जो है लगातार जो है कि हमारे जो मानवीयता, हमारे जो संबंध है, हमारी जो पहचान है, हम जो एक दूसरे से जुड़े हैं, हम कहते हैं, हम जो ये शब्द है, इस पर जो है खतरे की जो है एक कोशिश होती है। जब हम उसको बचा लेंगे तभी जो यह मोहब्बत बचेगा, तभी लेखक, कलाकार, चित्रकार जो है उसको जो है अपने शब्दों में, अपने रंगों में, अपने स्वरों में उतार पाएंगे। और ये कोशिश जो है आज ये जो है दोनों का जो पीछे भी होते रहे हैं संघर्ष, अभी इस समय भी जारी है और आगे भी यह जारी रहेगा।
यह जब तक यह मानवता, यह समाज जीवित है, तब तक यह जारी रहेगा। मैं एक आखिरी बात में कहूँ कि हमारा जो समाज था, जो हम मनुष्य समाज, आग की खोज के लेकर के शुरू हुआ था संघर्ष। पानी बहुतायत यहाँ था, लोग आग की खोज में, आज जो है हम आग की लपटों में घिरे हैं और हमारे पास पीने के लिए गिलास पानी का जो है संकट है। साफ पानी, नदियाँ जो है दूषित तो है। पूरा देश में आप देख लीजिए, किसी नदी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति में है। पीने के पानी का संकट, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में जाइए, वहाँ पीने के पानी का संकट है। तो ये जो संकट है, ये तमाम संकट जो है मनुष्यता पर संकट है, यही मोहब्बत पर संकट है। ये संकट से लड़ने की जो है कहानी, यही साहित्य जो है हमेशा एक सतत एक प्रक्रिया रही है, आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गौरीनाथ जी, आपने साहित्य के साथ जो संघर्ष का रिश्ता है और बहुत सारी बातें आपने कहीं। अब मैं इस क्रम में युगल जोशी जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात कहें। नमस्कार। सबसे पहले तो बनारस काशी साहित्य कला उत्सव, अतुल जी और आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इतना ज़बरदस्त पैनल है, उनके सामने बोलने में मैं बहुत सकुचा रहा हूँ, फिर भी 3-4 चीज़ें बोलूँगा। पहला तो बड़ा कठिन टाइम है ये। मुझे बहुत खुशी है कि 50 लोग जो अभी यहाँ बच गए हैं इस शाम तक के सत्र के लिए, उसमें बहुत सारे युवा भी हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें साहित्य के बारे में जो मैं मोटा मोटा कहूँगा वो ये कि अभी कुंभ में करीब करीब ये दावा है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। कुंभ में लोग क्यों जाते हैं, अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो बहुत पहले श्रुति के ज़माने में, जब हम लोग, कोई ऐसी लिखित परंपरा नहीं थी, एक मुख से दूसरा सुन करके ये परंपरा चलती थी, तब हमने मनीषियों ने कहानियाँ गढ़ी कि 12 साल में, 3 साल में, 4 साल में किस तरह लोगों का मिलना जुलना होगा, और जन सामान्य को बुलाने के लिए कुंभ की दैवीय कहानियाँ जो गढ़ी गईं, ये साहित्य का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ये साहित्य और लोक परंपरा से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शताब्दियों में आता हुआ है कि आज भी 50 करोड़ लोग प्रयागराज में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये साहित्य की ताकत का बहुत बड़ा प्रमाण है। अतुल जी ने बहुत बढ़िया से पैनल का संचालन किया, सारे विद्वान लोग बैठे हुए थे। मुझे उनकी सारी बात का निष्कर्ष राही मासूम रजा की एक ही लाइन में समझ में आया, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। जब महाभारत टेली सीरियल चलता था तो एक लाइन ये सबसे पहले आती थी महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, तो उस सारी बात का लब्बो लुबाब यही था कि पीछे से हम कैसे सीखें। अब मैंने जहाँ बात शुरू की कि बड़ा ख़राब समय है, समय क्यों ख़राब है? आज भी हिंदुस्तान में, अलबरूनी ने भी कहा कि हम तो समझते हैं हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। सारा हमारा साहित्य रामायण और महाभारत पर आधारित है मोस्टली। महाकवि कालिदास भी अगर लिख गए तो विक्रमो उर्वशीय और मेघदूतम आप छोड़ दीजिए तो वो भी उनके रामायण और महाभारत पर आधारित हैं। मध्यकाल में तुलसी हुए, केशव हुए, बिहारी हुए और अभी भी हुए। लेकिन धीरे धीरे पिछले 50 साल में, चूँकि मेरी वय 50-55 के आसपास की है, तो मैं पिछले 50 सालों में जिस तरह से हिंदी साहित्य में पढ़ना लिखना बदल रहा है उसके बारे में वाकई चिंतित हूँ। जब 70-80 के दशक में था तो इतनी ढेरों तमाम साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती थी, हम लोग पढ़ते थे और बहुत उत्साहित भी होते थे कि काश इस जन्म में हमारी एक कविता, एक कहानी की किताब ही छप जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन सडनली 1991 से 90 से वाला दशक देखिए तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो एक अजीब सा आया और सडनली हमने पाया कि हम लोग जो गांव देहात से शहर में आ रहे हैं, यहाँ तो अंग्रेजी का ही बोलबाला है। एक इंडिया टुडे का अंग्रेजी एडिशन आप अपने साथ ले लीजिए तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। आप उसका इंडिया टुडे का हिंदी संस्करण चलाइए तो आप गंवारू और देहाती हो जाते हैं। तो आपके अंदर से हिंदी की किताब पकड़ के चलने की साहस ही आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद 2001 के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई, डिजिटलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ, तब हमने पाया कि जी अब तो बहुत बड़ा गैप हो गया है हम लोगों में। जिस तरीके से दुनिया भर का साहित्य बदल रहा है हम लोग नहीं बदल पाए। आप मुझे बताइए 1990 के बाद के किसी बड़े साहित्यकार की किताब जो आप जनमानस को पता हो? नहीं है। कोई कविताएं पढ़ता है क्या आजकल? उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो शुरू हुई अचानक से, जो हिंदी के रिवाइवलिज्म के लिए मैं देख रहा हूँ, वो हुआ कि जब आपने ई बुक्स करनी शुरू कर दी।
एक सुरेश पंत जी हैं, बड़े अच्छे ग्रामर व्याकरण लिखते हैं, उन्होंने ये कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि हिंदी में 70 करोड़ आदमी है जो हिंदी जानता समझता पढ़ता है और हिंदी के कवियों की संख्या 80 करोड़ है। एटलीस्ट जब ये ई बुक्स आई और खुद अपने को छापने का साहस मिला तो हिंदी में लोग लिखने लगे और सहायता मिली। बहुत तरह के हमारे ऐप्स आ गए, अब मैं हिंदी में सीधे टाइप कर सकता हूँ, मुझे लॉन्ग हैंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक टाइपिस्ट के शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे हुए हैं साहित्य के प्रकाशक बन करके, जो ना रॉयल्टी देते हैं लेखकों को, ना जिनका कुछ हिसाब किताब ही होता है, लेकिन उनके हाथ में सारी चाबियां हैं। एटलीस्ट जो हिंदी का नया लेखक है वो इस सबसे आज़ाद हो गया। लेकिन समय बदलने के साथ साथ हमें बहुत चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। पहले श्रुति होती थी, रामायण महाभारत लिखी गई, लेखन आई तो प्रेमचंद से हरिश्चंद्र जी से लेकर लंबा इतिहास रहा। लेकिन आज किसे फुर्सत है लंबा उपन्यास पढ़ने की? आज आप हिंदी 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 करेंगे और बहुत साहित्यिक कोई लेख भी लिख देंगे तो कोई नहीं उसको पढ़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हो रही है, सुनना सब हिंदी में चाहते हैं। OTT हो, आप हिंदी और अंग्रेजी के OTT का व्यूअरशिप और सुनने वालों का आकलन कर लीजिए, हिंदी वाले की संख्या कई गुना होती है। नहीं तो गरज पड़ी है, नेटफ्लिक्स हर चीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करा रहा है। हमारे यहाँ हर तरह से अंग्रेजी और बाकी विदेशी किताबों की सारी चीज़ें हिंदी में अनुवाद हो रही हैं। मेरा एक ही मानना है कि क्यों नहीं हम हिंदी वाले और ज़्यादा लिबरल होकर, हमें कल में अगर बचना है, बचता तो संसार में कोई नहीं है। हम लोग 3 लाख साल पहले आए थे, 150 1000 साल बाद हम लोग भी निपट जाएंगे, डायनासोर भी निपट गए। लेकिन जब तक हम लोग हैं, क्या हम सीख करके क्यों नहीं हम, आप में से कितने लोग शिलप्पति कारम और मणि मेखले के अलावा तमिल लिटरेचर जानते हैं जी? नहीं जानते। हम तो हिंदी 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 लेके बैठे हुए हैं, लेकिन न मैं मराठी वाले से सीखूंगा, न मैं तेलुगु से सीखूंगा, न तमिल से सीखूंगा। ऐसा बंद मैंने अपना सर्किट कर दिया है कि मैं अपने बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ाता। मेरी किताबें मेरे बच्चे ने नहीं पढ़ी हैं, वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ लेता है। ये हाल मेरा ही नहीं, आप सभी लोगों का है। तो हम समय के साथ बदलेंगे तो हमारी भाषा जीवित रहेगी, हमारी भाषा बढ़ेगी। सुनने वाले, समझने वाले, पढ़ने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, कमी हमारी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोफेसर प्रेमवदा जी से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पर अपनी बात कहें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जब आप आखिर में बोलने लगते हैं और बहुत सारे अच्छे वक्ताओं के बाद बोलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं बोलने के लिए। येट आई विल से 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज़ कि लिटरेचर या साहित्य या कला तब मेरे ख्याल से बढ़ता है जब योर स्टमक्स आर फुल, जब आपकी ज़िंदगी के बाकी मसाइल जो हैं, जो बाकी इश्यूज़ हैं, दे आर टेकन केयर ऑफ। तो जिस भी दौर में मुझे लगता है दोज इश्यूज़ विल बी ग्रेटर, सर्वाइवल के इश्यूज़ ज़्यादा बड़े होंगे तो लिटरेचर के लिए जगह छोटी हो जाती है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। अनदर थिंग इज़ कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है लिटरेचर और कला एंड वाइस वर्सा। अभी मैंने रिसेंटली कहीं पे देखा कि हिंदी कविता की किताब रोमन स्क्रिप्ट में, जैसे आप KYA क्या व्हाट्सएप पे लिखते हैं, वैसे अब छप रही है। तो क्या हम वैसा साहित्य चाहते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। ऑल्सो आई बिलीव अ सोसाइटी गेट्स द लिटरेचर इट डिज़र्व्स। हमें वही साहित्य मिलता है जो एक सोसाइटी डिज़र्व करती है। हम अगर छुप छुप के भी गालियाँ और पॉर्न देखते हैं तो हमारे साहित्य में भी वही आने लगेगा। OTT में मल्टीपल भाषाएं आने लगी हैं, लेकिन क्या OTT का कंटेंट हमारे साहित्य और कला को डिफ़ाइन करे ये हम चाहेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और किसी ने पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात की। हाँ, वो एक बहुत अलग तरीके से चलने वाली इंडस्ट्री नहीं है। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं वैसे ही चलती है, गुटबाजी से चलती है, बहुत सारे जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनसे चलती है। और इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा जो साहित्य पढ़ा और जो बहुत अच्छा पढ़ा वो अनपब्लिश्ड पढ़ा, वो छपा ही नहीं। और क्योंकि मैं ट्रांसलेटर हूँ तो दो लेंस, और एक फेमिनिज्म का और एक ट्रांसलेशन का। अनुवाद को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती इस देश में, चाहे वो अनुवाद ओरिजिनल से कई बार बेहतर होता है। और तीसरी बात ये जो PhD चैम्बर के लिए ख़ास तौर से,
इस स्टेज पर आज दो महिलाएं मुझसे पहले वाले पैनल में थी और एक मैं हूँ। परसेंटेज कैलकुलेट करने में आप सब मुझसे बेटर होंगे, तो मेरा लेंस वो भी है कि साहित्य में जो मार्जिन्स हैं, महिलाएं, क्वियर समुदाय और दूसरे मार्जिन्स, उनकी भागीदारी कितनी है। और आज भी हम आधी आबादी कहते हैं। व्हाट इज़ आधी आबादी? बाकी की आधी आबादी कौन है? पुरुष या पितृसत्ता? और बाकी सब कुछ आधे में ठेल दिया जाता है। क्यों? ऐसे मंचों पर भी नहीं हुई है बराबरी, तो और कहाँ होगी? बाकी जो साहित्य का कल था, आई डू नॉट नो, हिस्टोरियंस विल नो बेटर, लेकिन आज और कल ये खाली कुर्सियाँ हैं और ये बहुत डरावना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने बेहद ज़रूरी कई सवाल उठाए। और अब इस सेशन के आखिरी वक्ता के रूप में मैं आदरणीय राजेश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें। धन्यवाद। अंत में मुझे मौका देने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कारण ये है कि जब सबको सुन लेता है आदमी, तो उससे जो बोलना होता है वो आधी बात तो वो पहले उसके पास तैयार हो जाती है। मैं ये सोच रहा था कि जब इतने लोगों ने मुझसे पहले बात की, इतनी गहरी गहरी बातें की, इतनी गंभीर बातें की, सोचने वाली जो बातें हैं, जो आदमी घर घर जाकर विचार करे, तो ये सब तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था इनकी बातें सुन के, मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मेरा यहाँ बैठना भी उचित है कि नहीं है। प्रयागराज का रहने वाला हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदी बोलता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन लिखता बस अपने दोस्तों के बीच उस तरह से। मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे किताबें लिखना हो, सब इंग्लिश में हुआ है। और अभी सभी की बातें सुनकर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं पश्चाताप कुछ कर सकूँ थोड़ा बहुत, और ये सोचूं कि शायद हिंदी में मुझे थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है और शायद उस एरिया में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम भारतीय भाषा की बात करते हैं तो ठीक है, अंग्रेज़ी की बात नहीं होती है, लेकिन अंग्रेज़ी भी एक तरह से अब भारत की भाषा हो गई है। और लेकिन एक बात तो है, हिंदी क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ और तो बहुत सारे चाहे गैर हिंदी वाले साहित्य हों जो हिंदी में ट्रांसलेट हुए थे, अनुवाद हुए थे, उनको तो मैंने पढ़ा है। और मैं इतना तो कह सकता हूँ, मैं ये बात मानता भी हूँ कि जो भारत की मिट्टी की महक जो भारतीय भाषाओं के साहित्य में मिलती है, वो अंग्रेज़ी साहित्य में तो नहीं है। और कितना भी अच्छा आप लिख लो, वो बात आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जल्दी से मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि दो ऐसे अपवाद हैं जो अंग्रेज़ी में लिखने वाले नॉवलिस्ट या ऑथर या लेखक हैं और जिन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय फोकलोर, कुछ भी कह लीजिए, उसको बड़े सटीक तरीके से उन्होंने बताया है। और वो दो लेखक हैं, एक तो खैर दोनों के नाम आप सभी लोग को अच्छे से पता होंगे, एक R.K. नारायण है जिन्होंने जो मालगुडी क्रिएट की थी, और आप पढ़िए तो भले इंग्लिश में लिखा है लेकिन आपको कहीं नहीं लगेगा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। वो किसी भी भाषा में हो, अगर आप उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी करेंगे, कन्नड़ में भी करेंगे, तो उस तरह से निकलेगा कि वाकई ये कन्नड़ में ही लिखी गई ओरिजिनली ये कहानी है। तो चाहे मालगुडी डेज हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, आप कुछ भी पूरा उनका सीरीज़ देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय भाषा की महक या सुगंध अगर किसी भी अंग्रेज़ी साहित्यकार में है, लेखक में है, तो वो एक तो R.K. नारायण है। जल्दी से मैं दूसरा का नाम ले लेता हूँ और वो हैं राजा राव। पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होता, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए था, खैर नहीं मिला। राजा राव की आप अगर किताबें पढ़ें, इंग्लिश में लिखते थे
और एकदम ऐसा लगेगा कि आप किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अगर उनको फॉलो किया हो या जानते होंगे, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास कांतापुरा, अगर आप इंग्लिश में लिखा गया है, अगर आप कांतापुरा को पढ़ेंगे तो उसमें कन्नड़ का इतना भारी इन्फ्लुएंस है, जो कि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कांतापुरा को किसी ने कन्नड़ में ट्रांसलेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मेहनत उस आदमी को करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा राव ने कांतापुरा में कन्नड़ के फोकलोर, कन्नड़ की लोक कला, कन्नड़ की भाषा, वो सब की सब उसमें इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि आपको लगेगा कि नहीं कि वो कन्नड़ की वो इंग्लिश में कन्नड़ की एक बैकग्राउंड वाली कहानी बता रहे हैं। वैसे ही उनकी दूसरी किताब है द सर्पेंट एंड द रोप। अब सर्पेंट एंड द रोप आप पढ़ेंगे तो पूरी संस्कृत का इन्फ्लुएंस है उसके अंदर, इतना इन्फ्लुएंस है कि आपको बहुत सारी हिंदी किताबों में या भारतीय भाषाओं की किताबों में वो इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा। और अंत में मैं जल्दी से उनकी तीसरी किताब का भी नाम ले लेता हूँ, द कैट एंड शेक्सपियर। हम मेटाफिज़िक्स की बात करते हैं, अगर आप मेटाफिज़िक्स की बात करें और इंडियन फिलोसफिकल मेटाफिज़िक्स को अगर आप जोड़ दें तो कैट एंड शेक्सपियर से बेहतरीन और कोई मॉडल मुझे इंग्लिश साहित्य में या इंग्लिश में लिखा हुआ शायद ही याद आता है। तो जब हम भारतीय भाषा कल, आज और कल की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कल, और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये कल की बात है, और आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, या खासकर इंग्लिश लैंग्वेज की बात मैं करूं तो बहुत सारा साहित्य अच्छा है, लेकिन बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज किताबें एनआरआई ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं। वो कोई इंडियन कल्चर या इंडियन रूटेडनेस उनमें होती नहीं है या बहुत कम होती है, जबकि पुराने में थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रा हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं में लिखी गई किताबों में समस्या नहीं है, ये इंग्लिश में लिखी गई किताबें जो कि भारतीय बैकग्राउंड को लेकर लिखी जा रही हैं, उनमें ये समस्या है। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये समस्या, अगर उनको जैसा उन्होंने किया था वैसे अगर आज के लेखक करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम, एंड इंग्लिश विल बी रिप्रेजेंटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द इंडियन ethos, कल्चर एंड सिविलाइजेशन as much as any Indian language does. Thank you. बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत कम समय में भारतीय साहित्य की अवधारणा पर बात की। बहुत सारे संदर्भ आए, उसमें कुछ छूट भी गए, जाहिर सी बात है, उसके लिए समय लंबा होना चाहिए था। जैसे जब हम कल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आज बिना एआई की कोई बात नहीं हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से जो है हमारी सभ्यता को प्रभावित किया है, और सिर्फ हमें यानी हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को, आप देखिए दुनिया भर में उसको लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है, तो वो किस तरीके से हमारे साहित्य को प्रभावित करेगा, इन सारे संदर्भों पर बात हो सकती थी। जाहिर सी बात है कि अगर उसके लिए पर्याप्त समय होता। आप सब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। मैं अपनी तरफ से आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।